हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बच्चों, आप सभी की अभी सीए और सीएमए इंटर की जैन अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट की एग्ज़ाम सभी कंडक्ट हुई है और सभी लोग अभी आप आपके रिजल्ट्स के लिए रुके हो। करेक्ट। एवरी वन ऑफ यू इज़ एक्सपेक्टिंग रिजल्ट समवेयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। लीजर टाइम है, आराम करने का समय है। ऑब्वियसली आराम करना चाहिए ही, पर उस आराम करने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सभी को करनी चाहिए, जो अगर आप अभी नहीं करोगे तो आगे जाके फिर आपका कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा। तो आई थॉट इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो रहेगा आपके सामने, जहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता के रखूँ। जैसे पढ़ाई की होमवर्क करते हो वैसे ये चीज़ों की होमवर्क करके रखना, ताकि रिजल्ट के बाद आपका काम स्मूथली चले। चलो, तो कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं देखते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों की सब्जेक्ट रिविजन्स। की सब्जेक्ट रिवीजन का मतलब क्या सर, अभी वापस आप सब्जेक्ट रिवीजन की बात कर रहे हो, अभी तो हमने पूरा का पूरा पेपर लिखा है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, आगे की सोचो। आपका अभी इंटर हो गया, दोनों साइड की तरफ से सोचेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। बराबर ना, इंसान को प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अगर क्लियर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं क्लियर हुआ तो यही रिवीजन आपको अगले अटेम्प्ट के लिए काम में आएगी। बट आई टेक द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, आई बिलीव कि मेरा बच्चा क्लियर होने वाला है। तो बच्चों, क्लियर होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपका नेक्स्ट स्टेप है आर्टिकलशिप। और आर्टिकलशिप के लिए वंस द रिजल्ट्स आर आउट, द रेस गेट स्टार्टेड इमीडिएटली। सब लोग बच्चे इधर उधर आर्टिकलशिप के लिए दौड़ते हैं, फॉर द सिंपल रीज़न, जब से आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी उसके बाद से वो पीरियड काउंट होगा और आपका फाइनल का अटेम्प्ट का एलिजिबिलिटी आ जाता है। तो आपका जैसे रिजल्ट आ जाता है और जैसे आप क्लियर हो जाते हो, आपका आर्टिकलशिप के लिए इधर उधर दौड़ना ही है। तो उस समय पे आपको पढ़ने के लिए समय नहीं रहेगा। और आर्टिकलशिप के लिए कहीं पे भी जाओ, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिस पे इंटरव्यूअर से आप बेसिकली जो आपको जो हायर करने वाले हैं वो हमेशा सवाल पूछेंगे। दोस्त थिंग्स आर आइदर द इनकम टैक्स और द जीएसटी, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछेंगे, या बेसिक फाइनेंस के कंसेप्ट पूछेंगे। तो बच्चों, ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए तभी आपको पढ़ने के लिए समय नहीं रहेगा। और अभी आप 1.5-2 महीना आराम करोगे तो शायद से वो आप गलती से, आई एम नॉट सेइंग कि आप भूल गए रहोगे, पर आपको बराबर से याद नहीं आएगा। तो इट इज़ बेटर, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉस्टिंग पढ़ो, हालांकि मैं खुद कॉस्टिंग का टीचर हूँ। मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप कॉस्टिंग पढ़ो, आप ऑडिट पढ़ो, पर आप ये चीज़ें जो है इनकम टैक्स एक्ट की जो बेसिक सेक्शंस है, जीएसटी बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन सा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, क्योंकि हर कोई फर्म में अकाउंटिंग जहाँ पे होगा एएस का इस्तेमाल होगा। अभी इंडेस भी आ रहा है, फाइनेंस के कंसेप्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये कॉमन 4 पॉइंट्स है बच्चों, जहाँ पे आपको आर्टिकलशिप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इट इज़ बेटर आप ऊपर से क्यों ना हो, पर इनको रिवाइज करो, ठीक है। फिर सेकंड सवाल उठता है बच्चों, आर्टिकलशिप सिलेक्शन। बहुत लोगों के बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि सर हम आर्टिकलशिप अगर करें तो कहाँ पे करें। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी लोकल फॉर्म्स होती है जहाँ पे इंडिविजुअली कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा है, या कोई मिड साइज फॉर्म्स होती है जहाँ पे कुछ पार्टनर्स मिलके काम करते हैं, या फिर बिग फोर्स तो ऑब्वियसली ऑप्शन है ही। तो बच्चों, एज ए स्टूडेंट अगर सोच रहा हूँ कि मेरे को आर्टिकलशिप करनी चाहिए तो कहाँ पे करनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ बेसिक फैक्टर्स जो मैंने तुम्हारे सामने रखे, तुम इसके बारे में सोचना। से देखो, इसका कोई एक सिंगल जवाब नहीं हो सकता कि सर हर बच्चे को बिग फोर में ही करनी चाहिए, या फिर हर बच्चे को स्मॉल साइज़ में ही करनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से आर्टिकलशिप का डिसीजन चेंज होने वाला है। तो बस आप ये फैक्टर्स के बारे में सोचना जब भी आप आर्टिकलशिप का डिसीजन लोगे, ताकि आई एम श्योर कि ये अगर आप सोचोगे तो योर माइंड विल ओनली गिव यू द करेक्ट आंसर कि बाबा मेरे को कहाँ पे आर्टिकलशिप ढूंढनी चाहिए। तो ये फैक्टर्स के बारे में अभी से सोच के चलोगे तो सही है, वरना रैंडमली जहाँ पे भी तुमको मिलेगा तुम वहाँ पे सबमिट करोगे, और जो सिलेक्ट पहला करेगा उसको आप, जिसने आपको पहले बुलाया उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। तो दैट डज़ नॉट वर्क दैट वे। आपका करियर है तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। कौन से फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं खींचता हूँ इसको। पहला है वर्क एक्सपोजर। देखो, हर चीज़ का वर्क एक्सपोजर अलग अलग होता है। अगर आप स्मॉल साइज फर्म में जाओगे तो वहाँ पे आपको उसके जो लोकल क्लाइंट्स रहेंगे उसका अकाउंटिंग मिलेगा, ऑडिटिंग मिलेगा। आप बिग फोर में जाओगे तो उधर अलग रहेगा, उधर आपको एक नीश दिया जाएगा, आपको बेसिकली बोलेंगे हम आपको इंटरन ऑडिट में डाल रहे हैं, तो आपको सिर्फ इंटरन ऑडिट करने को मिलेगा। जबकि स्मॉल साइज फर्म्स में आपको सारी तरीके के काम करने को मिलेंगे। वो सीए जो सारे काम कर रहा है वो आपको काम करने को देगा, पर ऑब्वियसली उसकी लेवल छोटी रहेगी क्योंकि वो अपने लेवल के ही काम कर रहा है एक तरीके से, प्लस आपको हर चीज़ के लिए उनसे बात करनी पड़ेगी। बिग फोर में वो नीश हो जाता है, एक स्पेसिफिक तरीके का काम ही आप करोगे, क्योंकि वैसे भी आर्टिकलशिप के स्टार्टिंग के पीरियड में तो आपको कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो जो बताएंगे वही करने को मिलने वाला है आपको। तो यू डिसाइड अकॉर्डिंगली कि तुमको काम का एक्सपोजर क्या मिलेगा। तो स्मॉल साइज़ में बड़ा हर तरीके का काम पर छोटे लेवल पे मिलेगा, और बिग फोर में एक ही तरीके का काम मिलेगा पर वो रिपीटेटिव बेसिस पे मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है। बच्चों, हर चीज़ जो हम करते हैं उसका
आगे का क्या करना है हमको, उसको आगे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस हिसाब से हम उसको सोच के चलते हैं। जब भी आप कोई बिग फोर में ज्वाइन करोगे तो आपको रिकग्निशन मिलेगा। मतलब बोल सकता हूँ मैंने डेलॉयट में आर्टिकलशिप किया, मैंने इधर आर्टिकलशिप की है। वो रिकग्निशन आपको शायद से आपको छोटे फर्म में नहीं मिलेगा, मिड साइज फर्म में कम से कम उनके नाम का तो बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मैं प्योर रिकग्निशन के एंगल से बात करूँ, देन बिग फोर्स और द बिग फर्म्स विल गिव मी बेटर रिकग्निशन एज कम्पेयर टू द स्मॉल साइज फर्म्स। तो मुझे इन चीज़ के बारे में सोचना चाहिए जब भी मैं आगे के बारे में सोचूं, क्योंकि इस आर्टिकलशिप को हम पहले हमारे CV पे लेके जाते हैं। हालांकि ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रिकग्निशन है ये सिर्फ पहले जॉब के लिए एप्लीकेबल होता है। आप क्वालिफिकेशन के बाद आपका पहला जॉब आपको के समय पे आप इस चीज़ की बात कर सकते हो। उसके बाद का हर एक जॉब जो रहेगा बच्चों, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहेगा। तो रिकग्निशन तो मिलेगा, बट ये लाइफ लॉन्ग रिकग्निशन नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ आपको इनिशियल लेवल में आपको ये काम में आने वाला है। आगे जाके देन अल्टीमेटली आपने जो काम किया वही आपके लिए बात करेगा। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों ये। देखो, छोटी फर्म रहेगी तो तुम्हारे बॉस के साथ, तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ, तुम्हारे जो सर है उनके साथ तुम डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में हो। उनके साथ आप बात करके आपकी तरीके से आप विन विन सिचुएशन की तरीके से काम करवा सकते हो। मतलब अगर आपने आगे जाके कोई क्लासेस लगाए तो आप बोलोगे सर मेरा सुबह का क्लास 10, साढ़े 10, 11 बजे छूटता है, तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा आपके यहाँ पे, पर फिर मैं आपको शाम तक बैठ के आपका काम पूरा करके दे दूँगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों आपको स्मॉल साइज फर्म्स में मिल सकती है, करेक्ट, प्रोवाइडेड आप आपके बॉस के साथ सही रिलेशन रखो। पर ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको बड़ी फर्म्स में नहीं मिलने वाली है। बड़े फर्म्स एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरीके से काम करेंगे। तो अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरीके से ही काम करने वाले, तो उन्होंने आपको जो टाइम दिया आपको वो टाइम फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं तो बिग फोर में या बड़े फर्म्स में कम मिलती है। स्मॉल साइज फर्म्स में आपको उनको काम से लेना देना है। आप लेट बैठोगे रात तक तभी भी चलेगा। तो आपके हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए आप ज़्यादा लीव मांगोगे, बोलेगे पोस्ट एग्ज़ाम्स में आके जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं आके बैठूंगा आपके यहाँ पे अपना काम करूँगा मैं, तो वो बेनिफिट आपको स्मॉल साइज फर्म्स में मिल सकता है। मिड साइज फर्म्स में भी एक हद तक मिल सकता है, पर बड़ी फर्म्स में आपको वो मिलने वाला नहीं है। तो इन चीज़ के बारे में सोचना, ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि अल्टीमेट गोल दोनों चीज़ें हैं बच्चों हमारे लिए। एक तो काम भी सीखना है और फाइनल के एग्ज़ाम्स भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं। तो ये दोनों एंगल के देखा जाए फिर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत एक क्रूशियल फैक्टर बनता है। तो ये चीज़ आप वे करके उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसीजन लेना। देन कम ईजी एक्सेस। मतलब बच्चों क्या हर जगह पे मुझे इजीली काम मिल सकता है क्या? तो वैसा नहीं है। स्मॉल फर्म्स में वैकेंसीज होती रहती है, आप बात करोगे तो आपका काम हो सकता है जल्दी। बिग फोर में इजीली एक्सेस नहीं मिलता। तो आप हर चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है ना बच्चों। मैं बोलूँगा मेरे को इधर ज्वाइन करना है, मतलब मेरे को मिलेगा ही क्या, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे हो आपकी एंट्री पॉइंट उतनी इजी हो सकती है क्या। अगर नहीं हो सकती तो किसके थ्रू आपको जाना है, अगर हो तो उधर कोई और बंदा है क्या जो काम कर रहा है, उसके थ्रू आप आपका CV भेजो। आप पहले से बात करने की कोशिश करो, आप प्लानिंग करो। मेरा कहने का मतलब यही है कि फरवरी एंड तक रुको नहीं, आप अभी से प्लानिंग करना शुरू करो। देन कम्स पे स्केल एंड ट्रैवल टाइम, जिसमें से ये फैक्टर मेरे हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पे स्केल का मतलब है कि आपको उसमें से कितना पैसा मिलेगा, मतलब आपको रिटर्न में हर मंथली कितना मिलेगा। क्योंकि CA के केस में तो आर्टिकलशिप बड़े पीरियड के लिए चलती है, CMA का तभी भी टाइम स्पेंड छोटा है। ऑब्वियसली स्मॉल फर्म्स आपको कम पे करेंगी, बिग फोर्स आपको उनके स्केल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही पे करेगी। तो अगर आप पेमेंट के एंगल से देखोगे तो ऑब्वियसली बिग फोर्स विल गिव यू मोर और बिग फर्म्स विल गिव यू मोर कंपेयर टू स्मॉल फर्म्स। बट आई बिलीव दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू टेक द आर्टिकलशिप डिसीजन, बिकॉज आर्टिकलशिप इज़ अ प्लेस टू लर्न, इट इज़ नॉट अ प्लेस टू अर्न। ये कमाने की जगह नहीं है, ये सीखने की जगह है। तो आपको कितना पैसा मिल रहा है इसके बेसिस पे आप डिसीजन नहीं लो, आपको क्या काम सीखने को मिल रहा है ये मैटर करता है। हाँ, पर ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रैवल टाइम। मतलब ही मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सबब्स के, या बेसिकली ऐसे बच्चे जो डाउन साइड रहते हैं, वो बॉम्बे में आर्टिकलशिप के लिए अगर जाएंगे, मुंबई में जाएंगे आर्टिकलशिप के लिए, तो उनका दिन का 1 से 1.5 घंटा वन वे ट्रैवल में जाता है। तो 1 से 1.5 घंटा जाने का, 1 से 1.5 घंटा आने का, प्लस अगर कोई क्लाइंट प्लेस रहेगा तो और घूमना पड़ता है। तो ये ट्रैवल टाइम दिन के 2, ढाई, 3 घंटे बहुत होते हैं बच्चों। ये आगे जाके हम थक जाते हैं उस बेसिकली, हमारा समय भी बर्बाद होता है और हम थक भी जाते हैं एक तरीके से। तो वो अपनी पढ़ाई पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है। तो आइडियली आर्टिकलशिप वो होनी चाहिए जो आपके घर से ज़्यादा आधा घंटे की दूरी पे हो, ताकि वो समय आपको बचे। तो
तो ये ट्रैवल टाइम बहुत क्रूशियल है, मैटर करता है। तो इसके लिए आप जितना हो सके आपके घर के नज़दीक विसिनिटी में अगर आपको अच्छी आर्टिकलशिप मिलती है तो उस आर्टिकलशिप को प्रेफर करो। बिलीव मी, इन ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years इट इज़ गोइंग टू मेक अ बिग लॉट ऑफ डिफरेंस। आपका ट्रैवल टाइम कितना वेस्ट होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपका अल्टीमेट गोल क्या है। मतलब बच्चों, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेसिकली ऑडिट में या जिनको बेसिकली ऑडिट में या अकाउंटिंग में ही ऑडिट ही करना होता है, स्टैट ऑडिट ही करना होता है। उनका गोल ही ये है कि उनको ऑडिट करना है। तो ऐसे समय पे फिर इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर बिग फोर्स, क्योंकि उधर ही मेरे को अल्टीमेटली आगे जाना है। क्योंकि मिड साइज फर्म सबको कितना पे करेगी। अल्टीमेटली हर कोई बंदा जो ऑडिट में आना चाहता है, ऑडिट में आना चाहता है, टैक्सेशन में आना चाहता है, वो बेसिकली बिग फोर से टारगेट करता है। तो बिग फोर से अगर मेरे को आगे जाके भी जाना है तो मैं अभी से भी बड़ी फर्म में ही ट्राई करूँगा मैं। जबकि अगर आगे जाके मेरा इरादा है कि नहीं, मेरे को प्रैक्टिस में जाना है, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, या फिर मेरे को कॉर्पोरेट ज्वाइन करनी है, या मेरे को टीचिंग में आना है, तो ऐसे समय पे मेरे को बिग फोर में ही आर्टिकलशिप करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं होता। तो आपका गोल क्या है कि आपको इंडस्ट्री में आना है। इंडस्ट्री में आना है तो इंडस्ट्री ट्रेनिंग के थ्रू आप देख सकते हो, किसी कॉर्पोरेट्स के थ्रू आप कॉर्पोरेट में आप आगे जाके काम करना है आपको, तो उस हिसाब से आपका डिसीजन वेरी हो जाने वाला है। अगर आपको बिग फोर में ही जाना है तो इट इज़ बेटर कि आप बिग फोर में अभी से जाने की कोशिश करो, आपको हेल्प करेगा एक तरीके से। तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है ज़िंदगी का, ये आपको थोड़ा तो, अभी आप इंटर आपका हो रहा है तो आपको थोड़ा रिवर्स वर्किंग करने को आना चाहिए कि मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है, और उस हिसाब से आप आपके आर्टिकलशिप का डिसीजन लेना। Now comes the last point, the most important point again, which is the final course lecture selection। कि बच्चों इंटर तो भी हो रहा है, पर इंटर के बाद फाइनल में जाओगे, तो फाइनल में जब भी जाओगे तभी फाइनल का पढ़ाई कैसे करोगे, फाइनल का क्लासेस कैसे अटेम्प्ट करोगे, मतलब आप पढ़ाई उसका किसके थ्रू पढ़ोगे, ये आपको समझ में आना वापस ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अभी से एक तरीके से बैक एंड में वर्किंग करके रखना है कि मैं फाइनल में क्या क्लासेस लगाऊंगा या मैं उसकी पढ़ाई कैसे करूँगा। नॉर्मली बच्चों, एक तुमको भी पता है, एक तो फिजिकल क्लासेस होते हैं या फिर बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रेफर करते हैं। तो आपको सबसे पहला तो आपको सोचना है कि आपको फिजिकल क्लासेस में जाके पढ़ना है या आप घर से आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेना प्रेफर करोगे। बहुत विद इन फॉर सो मेनी ईयर्स स्टूडेंट्स हैव बीन थिंकिंग कि नहीं, फिजिकल लेक्चर्स ही सही है। पर अभी धीरे धीरे करके लोगों की आंखें खुल रही है कि नहीं, फिजिकल लेक्चर इज़ नॉट एक्चुअली एवरीथिंग। क्योंकि कैसे है बच्चों, फिजिकल लेक्चर्स में बहुत सारी फैक्टर्स है जो मैटर करते हैं। अभी आप ही सोचो, आपका 2-3 घंटे का आपका दिन भर आर्टिकलशिप है। आप सुबह 10 बजे से लेकर 6-7 बजे तक आप आर्टिकलशिप में रहने वाले हो, उसके बाद जाके आपको पढ़ाई करना है। तो ऑब्वियसली फिर अगर फिजिकल लेक्चर रहेगा तो फिर टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है। सुबह 7 से 9:30-10 बजे तक ही लेक्चर रहेगा, या शाम को कभी कोई बुलाएगा, पर शाम को भी ऑफिस से कितना बजे आएंगे ये हमको भी पता नहीं है। तो ऐसे समय पे 2-2.5 घंटे के लिए उधर पहुंचूंगा, फिर ही पढ़ाई कर पाऊंगा मैं। ये बहुत कंस्टेंट तरीका हो जाता है। अगर उसके जगह पे मेरे को ऐसी कोई चीज़ मिलती है जो मेरे को घर से ही बैठ के मैं पढ़ सकता हूँ, दैट बिकम्स फार ईजी फॉर मी, क्योंकि मैं मेरे कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाई कर सकता हूँ। दैट इज़ द रीज़न वाई आजकल सारे बच्चे या मेजॉरिटी बच्चे फिजिकल लेक्चर्स से ज़्यादा ऑनलाइन लेक्चर्स को प्रेफर करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़िज़िकल लेक्चर्स गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। पर तुम्हारी चॉइस पहले से करके रखना कि फ़िज़िकल लेक्चर्स सही है या ऑनलाइन लेक्चर्स सही है। फ़िज़िकल लेक्चर्स जितना पॉजिटिव दिखता है उतने उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें भी है। ऑनलाइन लेक्चर्स में भी ऑब्वियसली नेगेटिव्स है। तुम यू डिसाइड वॉट एवर इज़ गुड फॉर यू। आई एम नॉट हियर टू कमेंट कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यही लिखा है, देखो एक फैक्टर लिखा है, एक तो फिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकलशिप शेड्यूल। मतलब सोचो कि फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकलशिप है जहाँ पे आपका स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग टाइम है सुबह के 10 बजे का, और कोई क्लास है आपका सुबह 7 से 10 चल रहा है, तो आप पहुँचोगे कैसे? तो एक तो आपको क्लास से जल्दी निकलना पड़ेगा या सामने वाले से बात करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा लेट आता हूँ। हर बार वो मानेगा क्योंकि वो भी तो आपको काम के लिए रख रहा है, उसका काम भी तो होना उतना ही ज़रूरी है। तो ये फिजिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये डिसीजन बच्चों एक तरीके से इंटरलिंक्ड है, याद रखना। अगर आप फिजिकल लेक्चर्स लेना चाहते हो तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप आर्टिकलशिप आपके क्लास के नज़दीक सेलेक्ट करो। अगर आप फिजिकल लेक्चर्स नहीं लेना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो, देन यू हैव द लग्जरी और यू हैव द फ्रीडम टू डिसाइड वॉट एवर यू वांट टू। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स। सिर्फ बच्चों आजकल का जो ज़माना है वो दिखावे का ज़माना है, टू बी वेरी हॉनेस्ट। लोग बड़ा पैसा, ये क्लासेस बड़े क्लासेस बड़ा पैसा मार्केटिंग पे खर्च करते हैं और बैनर डालते हैं ये AR1 AR10। ऐसा नहीं होता बच्चों। ये जो होता है, देखो सब दो चीज़ें, एक तो सबसे पहला तो वो इंश्योर करने को आना चाहिए कि क्या वो एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है,
कि बाबा एक्चुअल में उस बंदे का उस क्लास से पढ़ के रैंक आया था क्या नहीं आया था। सेकेंडली हमको ये भी देखना चाहिए कि एक बच्चे का अगर रैंक आ रहा है तो क्या डज दैट मीन कि उनकी सारे के सारे बच्चों का रैंक आया। अगर एक बच्चे का रैंक अगर आ रहा है तो आप ये भी तो देखो कि बाकी के कितने बच्चे उधर थे जो क्लियर हुए हैं, उनको कैसे पढ़ाया गया है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कोई भी फिजिकल लेक्चर हो या ऑनलाइन लेक्चर हो, जिसका भी आप लेक्चर्स लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, या ऑनलाइन में किस फिजिकल में जहाँ पे भी अटेंड करना चाहते हो, पहले उस क्लासेस से में पढ़े हुए पास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप बात करो, उनसे समझो कि क्या बाबा हमको आप क्या जो एक्सपेक्टेड था क्या वही पढ़ाया गया, क्या वही टाइम फ्रेम में पढ़ाया गया, क्या उसी क्वालिटी का टीचिंग दिया गया, पढ़ाने के लिए पढ़ाया गया, क्या अच्छी तरीके से पढ़ाया गया। ये सारी चीज़ें पहले आप 5 स्टूडेंट से बात करो। एंड सी, ऐसे तो फेक रिव्यू कोई भी डाल सकता है, पर जिसने पैसा भरा है कहीं पे तो वो आपको कभी गलत नहीं बताएगा। तो ऑलवेज हैव द विसिनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विच आर ऑफ द सेम प्रोफेशन टू यू, एंड आप उनसे बात करो, आपको उससे आइडिया आएगी कि बाबा जो पास्ट में हो रहा है क्या वो सही हो रहा था या गलत हो रहा था। क्योंकि अगर पास्ट में गलत हो रहा था तो चांसेस ये है कि आगे भी जाके वही चीज़ें गलतियाँ रिपीट हो। तो इसके लिए इट इज़ ऑलवेज बेटर यू टॉक विद द पास्ट स्टूडेंट्स जो उन्होंने वो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए या फिर वो फिजिकल लेक्चर्स जहाँ पे जिधर थे उन्होंने अटेंड किए। नेक्स्ट कम्स क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सी, टीचिंग इज़ ए नॉन मेजरेबल थिंग, बराबर ना। कोई एक टॉपिक 4 क्वेश्चन में भी ख़त्म कर सकता है, कोई एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए 40 क्वेश्चन भी लगा सकता है। तो ये मेजरेबल नहीं है, बट ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ टीचिंग आपके रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट करती है। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। क्या वो टीचर उस लेवल पे जो एक्सपेक्टेड है उतने लेवल पे डेप्थ में जाके पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। एक बेसिक एग्जांपल, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग TY BCom में भी है, MCom में भी है, CA इंटर में भी है, CMA इंटर में भी है, और फाइनल लेवल पे भी है। बट द डिफ़िकल्टी लेवल वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल जो आप लेवल पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब जिस लेवल पे पढ़ाई हो रही है उस लेवल की जो एक्सपेक्टेड चीज़ें है उस लेवल पे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्या वो उस लेवल पे जाके पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब क्या वो डेप्थ पे जा रहा है, जाके टीचर पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, क्या बस ऊपर से ख़त्म कर रहा है, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप बाकी के बच्चों से बात करोगे तभी इस लेवल पे इस बात पे बात करना कि बाबा एग्ज़ाम में जिस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं और जो नॉलेज के लिए ज़रूरी है, क्या उस डेप्थ में जाके वो सब्जेक्ट कवर किया गया था कि नहीं कवर किया गया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड सिमिलरली द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर्स। से मैं रिपीट वही कर रहा हूँ मैं कि 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कोई बंदा पढ़ा सकता है और 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कोई बंदा पढ़ा सकता है। पर जिसने 20 साल पढ़ा है ना उसको पता है कि एग्ज़ाम में किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, क्या मॉड्यूल की कवरेज है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है और उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, ये जिस बंदे को एक्सपीरियंस है ये वही कर सकता है। तो आप देखो ध्यान से कि बाबा क्या क्वालिफाइड है बंदा। ऐसा नहीं है ना कि बाकी और कुछ काम नहीं था करके इधर आके टीचिंग में आया है, कि ये वो पैशनेटली पूरी की पूरी उसकी ज़िंदगी उसने उसके अंदर डाल दी है। तो आप देखो कि वो टीचर का एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने कितने साल पढ़ाया है और किस कंफर्ट लेवल पे वो पढ़ा रहे हैं। एक होता है रिजिड तरीके से पढ़ाना, देखो इस तरीके से पढ़ते हैं, और एक होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाना। तो फार्मूला बेस्ड पढ़ाया जा रहा है क्या लॉजिक बेस्ड पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है बच्चों प्रोफेशनल लेवल पे फाइनल एग्जामिनेशन में। तो आप उस टीचर के एक्सपीरियंस को भी प्रॉपरली वे करो और उसके हिसाब से डिसीजन लो। एंड देन द फाइनल फैक्टर कम्स द कॉस्ट। तो बच्चों ऑब्वियसली तुमको कॉस्ट भी तो तुमको देखनी है, पर इसके समय पे मैं तुमको और एक डिस्क्लेमर दे दूँ मैं, देखो जो कैसा है, देखो एक बेसिक एग्जांपल के साथ देता हूँ मैं। अगर हम होटल में गए और हमने एक थाली मंगाई तो थाली आती है 150-200 रुपये की, करेक्ट। पर उस थाली के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ये सब्जी वो सब्जी, एक स्वीट ये वो। जबकि आप एक स्पेसिफिक सब्जी मंगाओगे तो आपको वो सब्जी मिलेगी 100-150-125 रुपये की। अगर आप पूछोगे क्वांटिटी वाइज, उधर तो एक ही सब्ज़ी मिल रही है, इधर इतना सारे आइटम्स मिल रहे हैं, तभी भी अगर आप देखोगे तो वो एक सिंगल सब्जी की कॉस्ट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है, करेक्ट। तो क्लासेस में और जबकि आप थाली की सिचुएशन में देखोगे तो उसमें 1-2 अच्छी चीज़ें हैं, पर बाकी की सारी चीज़ें एवरेज आउट भर के रखी है, तो वो तो आपके काम की है ही नहीं। जो आपको खाना है वो इतना सा ही मिल रहा है और उसके लिए आप इतना बड़ा पैसा पे कर रहे हो। तो क्लासेस में भी बच्चों यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। हर क्लास में 1 या 2 ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स होते हैं जो बेसिकली क्राउड पुलिंग का काम करते हैं, जो जिनके डेमो दिखा के आपसे एडमिशन लिया जाता है और फिर बाद में बाकी के टीचर्स को इस्तेमाल किया जाता है। पर आपको तो एग्ज़ाम में 2 या 3 सब्जेक्ट क्लियर नहीं करने, आपको तो सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं और ये आपका करियर का बात है। तो आप
आप उस एंगल से सोचो कि आप इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू सिलेक्ट बेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। भले पैसा थोड़ा सा एक हाथ थोड़ा बहुत ज़्यादा गया, बच्चों एक ही बार ज़िंदगी में खर्च करना है, बाद में आपका अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है तो आपका उसकी डबल पैसा इमीडिएटली पैसा वापस आ जाता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर यू सिलेक्ट द बेस्ट सब्जेक्ट्स, बेस्ट टीचर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट रादर देन गोइंग फॉर अ लॉट, जहाँ पे एक या दो आपको अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स आपके साथ आपके उड़ाए दिए जाएंगे एक तरीके से। तो बस यही चीज़ें जो मेरे को आई थॉट कि आपको शेयर करनी चाहिए थी। रिज़ल्ट आने तक टाइम पास नहीं करना बच्चों, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना, ताकि जब भी रिज़ल्ट आए तभी आप प्रॉपरली डिसीजन ले सको। तो आई होप माई मैसेज इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों बस मेरा इंट्रोडक्शन मैं वापस नहीं दे रहा हूँ, आपको सबको पता है बच्चों, मैं CA में ओमकार आमरे सर हूँ एंड आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर लास्ट मोर देन 18-20 ईयर्स नाउ। तो बच्चों ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहना। बाय एवरीवन।